हेलो प्यारे बच्चों। इसके पहली कक्षा में आपने सीखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरी चीज आपने उनके उदाहरणों को समझा। और तीसरा, परिमेय संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, यानी किसी संख्या रेखा पर कौन कौन से बिंदु परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं। इन चीजों को सीखा। इसके बाद आपको बोला गया था कि आप परिमेय संख्याओं का योग और अंतर सीखेंगे, यानी योग और घटाना सीखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। अगर दो चीजें आपको पहले से आ रही हैं तो इनका योग और अंतर करने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। पहला होगा, पूर्णांकों का योग और अंतर आपको आना चाहिए, और दूसरा होगा, भिन्नों का योग और अंतर आपको आना चाहिए। यदि ये दो चीजें आती हैं तो आप आसानी से परिमेय संख्याओं के योग और अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले पूर्णांकों के योग को समझते हैं। आइए पूर्णांकों के योग और अंतर पर बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने योग और अंतर करना बचपन से ही सीखा है। योग का अर्थ हमें समझाया जाता है हमेशा से कि हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं और कुछ वस्तुएं और उसमें डाल दी जाए तो कुल कितनी वस्तुएं हो गई, ये हमारा योग होता था। और अंतर का अर्थ होता था कि कुछ वस्तुएं हमारे पास हैं और उनमें से कुछ वस्तुएं अगर निकाल ली जाएं तो आपके पास कितनी वस्तुएं शेष बची हैं। लेकिन उस समय जब हम छोटे थे और हमें ये चीज सिखाई जा रही थी तो योग में तो ठीक है, वस्तुएं शामिल हो रही थी, लेकिन जब घटाने की बात होती थी, अंतर की बात होती थी, तो हम हमेशा ज्यादा वस्तुओं में से कम वस्तुओं को निकालते थे और आसानी से हम वस्तुओं को निकाल पाते थे। लेकिन जब पूर्णांकों का उदय हुआ तब ये चीज बदल गई, क्योंकि अब हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होने लगी, यानी कम में से भी ज्यादा को घटाया जाने लगा। लेकिन ये चीज चिन्ह की वजह से थोड़ी सी जटिल हो गई, लेकिन आज भी अगर आप उन्हें वस्तुओं की सहायता से करें तो ये आज भी आसान है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान आपको रखना है कि यदि एक धन और एक ऋण मिलेगा, एक धन एक ऋण मिलेगा, तो वो शून्य का निर्माण करेगा। यानी एक धनात्मक संख्या और उसी के बराबर यदि एक ऋणात्मक संख्या है तो ये दोनों मिलकर के शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। आप जानते भी हैं कि एक धन और एक ऋण एक दूसरे को काट देते हैं, तो इसलिए ये शून्य हो जाते हैं। बस इस चीज को ध्यान में रखें। तो आप ज्यादा वस्तुओं में से कम वस्तुओं को घटाए या कम में से ज्यादा को घटाए, आप आसानी से इस चीज को कर पाओगे। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा। अर्थात मान लीजिए ये 5 वस्तुएं आपके पास है, तो आपने इनमें से 1 2 3 वस्तुएं निकाल दी, तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि 2 वस्तुएं आपके पास शेष बची। लेकिन जब इसी का उल्टा यदि कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 3 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को घटाना है, तब आप कैसे करेंगे। 3 वस्तुएं हैं, 3 तो आप आसानी से घटा लेंगे, 2 और कहां से लेकर आएंगे। इसी के लिए हम लोग इसको वस्तुओं के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हमने कुछ कार्ड्स लिए हैं। लाल कार्ड को हम समझेंगे ऋणात्मक वस्तु और हरे कार्ड को समझेंगे हम लोग धनात्मक वस्तु। अब आइए हम दिखाते हैं आपको इन वस्तुओं की सहायता से 3 में से 5 घटा करके। अब हमको 3 में से 5 घटाना है, यानी 3 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं आपको घटानी है। घटाने की प्रक्रिया को अगर ऐसे कर ले, यानी 3 धन वस्तुओं में से 5 धन वस्तुएं आपको हटा लेनी है। तो पहले 3 वस्तुएं लाई जाए। 3 वस्तुएं हैं, इनमें से 5 आपको निकालना है, तो 5 यहां से निकल तो पाएगा नहीं क्योंकि वस्तुएं तो 3 ही हैं। लेकिन वस्तुएं कितनी भी हो, अगर इसमें आप 0 शामिल करना चाहें तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। किसी भी वस्तु में आपने 0 वस्तुएं डाल दी या 0 वस्तुएं निकाल ली, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इससे एक ये फर्क पड़ेगा कि अगर आप 0 डालते हैं तो आपके पास एक धन और एक ऋण वस्तु है। तो आइए 2 0 यहां पर और हम दे देते हैं। ये 1 0, क्योंकि एक धन और एक ऋण मिलकर 0 बनाते हैं। 1 0,
और ये 2 जीरो। क्यों 2 ही जीरो दिया? क्योंकि हमें 3 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं घटानी थी, तो हम 5 वस्तुएं यहां पर होनी चाहिए। 5 वस्तुएं हैं हमारे पास, 2 जीरो शामिल कर लिया, इसकी वजह से हमारे पास 5 वस्तुएं हैं। अब हम 5 धन इसमें से हटा सकते हैं। ये 5 धन हमने हटा दिए, तो हमारे पास, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि ये लाल वस्तुएं ऋणात्मक को दर्शाएंगी, तो हमारे पास ये 2 ऋणात्मक वस्तुएं बच गई। अर्थात 3 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को घटाने पर इसका मान ऋण 2 होगा। और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये उत्तर कितने आएंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ऋणात्मक वस्तु में से किसी ऋणात्मक वस्तु को घटाना हो, तो कैसे घटाएंगे? अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ऋण 7 में से ऋण 3 आपको घटाना है। यानी आपके पास 7 ठो ऋणात्मक वस्तुएं हैं, उसमें से 3 ठो ऋणात्मक वस्तुओं को हटा लेना है। तो ये तो आसान है। मान लेते हैं मेरी उंगलियां ऋणात्मक वस्तुएं हैं, तो ये 7 ऋणात्मक वस्तुएं हैं, इनमें से 3 ऋणात्मक वस्तुओं को आपने हटा लिया, तो आपके पास 4 ऋणात्मक वस्तुएं और बची हैं। अर्थात आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं कि ये ऋण 4 के बराबर होगा। अब लेकिन इसी का अगर उल्टा आपको करना हो कि ऋण 3 में से ऋण 7 को घटाओ, यानी आपके पास केवल 3 ऋणात्मक वस्तुएं हैं, लेकिन इसमें से 7 ऋणात्मक वस्तुओं को निकालने की बात यदि की जाए, तब थोड़ा ये कठिन हो जाता है। तब ये चिन्हों के जाल में फंस के उलझ जाता है। तो इसके लिए फिर से हम उन्हीं वस्तुओं का सहारा लेंगे। 3 ऋणात्मक वस्तुएं हम लेकर आएंगे। 1 2 और ये 3। अब 3 में से 7 हम निकाल तो सकते नहीं, हमारे पास कम से कम यहाँ 7 वस्तुएं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जीरो और शामिल कर देंगे। 4 जीरो शामिल करने का मतलब 1 प्लस 1 माइनस पे 1 जीरो है, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करके 4 जीरो शामिल करेंगे यहाँ पर। आइए शामिल करते हैं। अब ये 7 वस्तुएं हमारे पास हो चुकी हैं। अब ये देख रहे हैं 3 ऋणात्मक वस्तुएं आपके पास पहले से थी और ये आपने 4 जीरो शामिल कर दिए। अब आसानी से आप 3 ऋणात्मक वस्तुओं में से 7 ऋणात्मक वस्तुएं घटा सकते हो। ये 3 वस्तुएं थी आपके पास, ये आपके पास शून्य है, इनको नहीं कंसीडर भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 ऋणात्मक वस्तुओं को अगर आप यहां से हटा देते हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास 4 धनात्मक वस्तुएं शेष हैं। अर्थात जब आप ऋण 3 में से ऋण 7 को घटाते हैं, तो आपका उत्तर होता है धन 4। इस तरीके से आप पूर्णांकों का योग और अंतर बेहद आसान तरीकों से कर सकते हो। आइए योग पे भी बात कर लेते हैं। जैसे 7 में 3 जोड़ने को कहा जाए, तो ये तो बचपन से आप करते आए हैं। 7 वस्तुएं हैं, आप आसानी से 3 वस्तुएं उसमें और मिला दिए, 10 हो गया। 10 आपने कर दिया। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ऋण 7 में 3 जोड़ो, तब क्या करेंगे? यानी 7 ऋणात्मक वस्तुओं में 3 धनात्मक वस्तुएं जोड़ने की बात हो रही है। तो आइए इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये 7 ऋणात्मक वस्तुएं आपके पास ऑलरेडी यहां पर हैं। अब इसमें 3 धनात्मक वस्तुओं को जोड़ने की बात हो रही है। तो आइए हम 3 धनात्मक वस्तुओं को यहां जोड़ लेते हैं। वस्तुओं को जोड़ने का मतलब उसमें वस्तुओं को शामिल किया जाए। तो 3 वस्तुओं को शामिल करते हैं, देखते हैं क्या होता है भैया। 2
ये 3। जब आपने 7 ऋणात्मक वस्तुओं में 3 धनात्मक वस्तुएं शामिल की तो इससे क्या हुआ कि 1 धन और 1 ऋण मिलके 0, 1 धन और 1 ऋण मिलके 0, 1 धन और 1 ऋण मिलके 0, यानी ये तीनों तो 0 हो गए, यानी इनका मान तो कुछ भी नहीं मतलब है इसका। और बची आपके पास 4 ऋणात्मक वस्तुएं, अर्थात जब आप किसी ऋण 7 में 3 को जोड़ते हैं तो उत्तर आपका आता है ऋण 4। इसी तरीके से अगर आप ऋण 7 में ऋण 3 को जोड़ना चाहे तब भी हो सकता है। आपके पास 7 ऋणात्मक वस्तुएं हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 3 और ऋणात्मक वस्तुओं के बारे में पूछ रहा है तो 3 और ऋणात्मक वस्तुएं दे दीजिए यहां पर। 1 2 3। अब कुल कितनी ऋणात्मक वस्तुएं हो गई आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 ऋणात्मक वस्तुओं को 7 ऋणात्मक वस्तुओं के साथ जोड़ने पर उत्तर आपके पास 10 ऋणात्मक वस्तुएं अर्थात ऋण 10 आता है। इस तरीके से आप वस्तुओं की सहायता से और अपनी मूलभूत समझ यानी जोड़ने का अर्थ वस्तुओं को शामिल करने से और घटाने का अर्थ वस्तुओं को निकालने से होता है। इस प्रक्रिया के साथ आप पूर्णांकों के योग और अंतर को बहुत आसान तरीके से बिना चिन्हों में उलझे कर सकते हैं। पूर्णांकों के योग को समझने के पश्चात अब आइए भिन्नों के योग को समझते हैं। भिन्न मतलब होता है हिस्सा, और हिस्सों के योग और अंतर की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी हिस्से को जोड़ने की बात की जा रही है और हिस्सों में से कुछ घटाने की बात की जा रही है। इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास दो भिन्न हैं, एक है a बटा बी और एक है c बटा डी, जहां ये ए बी सी डी ये जो 4 संख्याएं आपको दिखा रहे हैं ये कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या है। तो आप a बटा बी और c बटा डी को जोड़ने की बात यदि करते हैं तो इसको सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। b और d को आपस में गुणा कर दीजिए, यानी दोनों भिन्नों के हरों का आपस में गुणा कर लीजिए। पहले भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर को आपस में गुणा करिए, a गुणे d, और दूसरे भिन्न के अंश और पहले भिन्न के हर में आपस से गुणा कीजिए, b गुणे c, और इनका योग है तो योग कर दीजिए। और यदि यहीं पर अंतर होता तो बस काम वही होता है आपका, यहां पर घटाना है तो आप इसे घटा देंगे और यदि यहां पर जोड़ है तो आप इन्हें जोड़ देंगे। इसके पश्चात जो भी भिन्न आपका उत्तर में आता है, मान लीजिए उत्तर आपका आया p बटा q, तो आप यह चेक कर लेंगे कि कहीं इन p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आप इस भिन्न का सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण करने के पश्चात जो भी उत्तर आएगा वो इन दोनों भिन्नों का योग होगा। और यहां पर भी मान लेते हैं कि अंतर करने के पश्चात p बटा q आया, तो यदि यह सरलतम रूप में है तब तो ठीक, अन्यथा इसका भी सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण करने के पश्चात जो भी उत्तर होगा वह इन दोनों भिन्नों का घटाना यानी अंतर समझा जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए 3 बटा 4 में 5 बटा 6 जोड़ने की बात की जाए तो आपको क्या कहा, पहले हर का गुणा कर लीजिए, 4 छके 24, फिर पहले अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करिए, 3 छके 18, दूसरे भिन्न के अंश से पहले भिन्न के हर को गुणा कीजिए, 5 चौके 20,
अब यहां पर योग है इसलिए योग करिए, यदि अंतर होता तो आप अंतर करते। 18 में 20 यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा 38/24। आप आसानी से यहां पर देख रहे हैं कि 38 और 24 दोनों ही 2 से कट सकते हैं, तो हम इनका सरलीकरण कर देंगे। 19 दूना 38 और 12 दूना 24, 19 और 12। अब 19 और 12 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 3/4 और 5/6 का योग 19/12 होगा। ठीक इसी तरीके से अगर घटाने की बात करें, 5/6 में से यदि 3/4 को घटाने की बात होती, वैसे ही करते। 6 चौक को 24, पहले भिन्न के अंश से दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। 5 चौक को 20, 3 छके 18। अब यहां अंतर है तो अंतर करेंगे। 20 में से 18 गया 2/24। अब 2 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, तो 2 से इन्हें काट देंगे। 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 1/12। सरलीकरण करने के पश्चात 1/12, सरलीकरण करने के पश्चात 19/12। इस तरीके से आप भिन्नों के योग और अंतर को दर्शा सकते हैं। अब आपने पूर्णांकों और भिन्नों के योग को सीख लिया है। अब आप आसानी से परिमेय संख्याओं के योग और अंतर को कर सकते हैं। आइए हम परिमेय संख्याएं लेकर के देखते हैं कि कैसे ये आसानी से हो सकते हैं। आइए मान लेते हैं हमने पहला परिमेय संख्या लिया ऋण 3/5 और कहा कि इसमें जोड़िए ऋण 4/7 को। ये जोड़ने को आपको कहा गया, तो आपको अगर ये चिन्हों को ना देखा जाए तो ये भिन्न जैसे लग रहे हैं, और अगर हर को ना देखा जाए तो ये पूर्णांक जैसे लग रहे हैं। तो आइए पहले भिन्न जैसा इस पे बर्ताव करते हैं। एक और बात, जब आप परिमेय संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहली चीज आप ये चेक करेंगे कि क्या किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक तो नहीं है। यदि ऐसा होता है कि किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है, तो पहला कार्य आप ये करेंगे कि उसे धनात्मक बना लेंगे। यहां पर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 4/5 अगर पहली परिमेय संख्या होती, तो ये हर ऋणात्मक है। इसको धनात्मक बनाने के लिए आप ऋण 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते। 4 का ऋण 1 से गुणा करने पे ऋण 4, और ऋण का ऋण से गुणा करने पे धन, और 5 एकम 5, और ये आपका हर धनात्मक हो गया। सबसे पहला काम आप ये करते कि हर को धनात्मक बना लेते। हर को धनात्मक बनाने के पश्चात आप क्या करेंगे, जैसे भिन्न को जोड़ना आपने सीखा था, ठीक उसी तरीके से इनको हरों को गुणा कर लीजिए। 5 सते 35। फिर पहले परिमेय संख्या के अंश को दूसरे परिमेय संख्या के हर से गुणा कीजिए और चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। 3 सते 21, और चूंकि ये ऋण है और ये धन है, ऋण और गुणा धन का गुणा करते हैं तो ऋण आता है। 4 पंजे 20 यानी ऋण 20। अब इनको जोड़ने की बात की जा रही है। अभी पूर्णांकों के योग में आपने सीखा था कि जोड़ का अर्थ होता है वस्तुओं को शामिल करना। 21 ऋणात्मक वस्तुएं आपके पास पहले से थी, 20 और ऋणात्मक वस्तुएं उसमें चली गई, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब आपके पास कुल 41 ऋणात्मक वस्तुएं हो जाएंगी और बटे में 35। इस तरीके से आप आसानी से परिमेय संख्याओं के योग को कर सकते हो। अब 41 और 35 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। इसका सरलीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरीके से और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए ऋण 2 में 4/7 को जोड़िए। आपको बताया गया था कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि बटे में आप एक इसके लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं का ही योग है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप करते हैं वही करिए। 7 एकम 7, 2 सते 14 लेकिन ऋण 14, और 1 चौके 4 यानी 4।
अब यहाँ पर 14 ऋण वस्तुओं में 4 धन वस्तुएं जोड़ी जा रही है। याद करिए, आपके पास 14 ऋण वस्तुएं हैं, उसमें 4 धन वस्तुएं जब आप जोड़ेंगे तो 4 ऋण वस्तुएं और 4 धन वस्तुएं मिलकर के शून्य बन जाएंगे। आपको याद करिए, एक धन और एक ऋण मिलकर के शून्य होते थे। तो यहाँ 4 ठो धन इन 4 ठो ऋणों को शून्य बना देंगे तो कितने और ऋण वस्तुएं बचेंगी? 10 और बचेंगी। ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 ऋण वस्तुएं हैं। इसमें 4 धन वस्तुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो धन वस्तुएं ऋण वस्तुओं को शून्य बनाती हैं। एक धन एक ऋण को शून्य बनाया, दूसरा धन दूसरे ऋण को शून्य बनाया, तीसरा धन तीसरे ऋण को शून्य बनाया, चौथा धन चौथे ऋण को शून्य बनाया। हमारे पास 4 धन थे, हमने 4 ऋणों को शून्य बना दिया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऋण वस्तुएं बची हैं, अर्थात ये हो जाएगा ऋण 10/7। यानी जब आप ऋण 2 में 4/7 का योग करेंगे तो उत्तर आएगा ऋण 10/7। 10 और 7 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न होने की वजह से यह सरलतम रूप है और यही उत्तर मान लिया जाएगा। अब यदि परिमेय संख्याओं का अंतर देखना हो तो वो भी ऐसे ही करेंगे। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि ऋण 3/7 में से ऋण 2/5 घटाने की बात की जाए तो क्या होगा? घटाया जाए तो वही काम करिए। पहले 7 पचे 35, 3 पचे ऋण 15, 7 दूनी ऋण 14 और इनको घटाने की बात की जा रही है। बहुत आसान तरीके से, चिन्हों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। 15 ऋणात्मक वस्तुओं में से 14 ऋणात्मक वस्तुएं हटा ली जाएं। 15 ऋणात्मक वस्तुएं आपके पास है और घटाने का अर्थ होता है हटा लेना। 15 ऋणात्मक वस्तुओं में से 14 ऋणात्मक वस्तुएं यदि आप हटा लेते हैं तो आपके पास एक ऋणात्मक वस्तु बचती है, यानी ऋण 1/35 इसका उत्तर हो जाए। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं के योग और अंतर को आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप जोड़ और घटाने की अपनी मूलभूत समझ को ही यहाँ इस्तेमाल करिए। जोड़ का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं आपके पास हैं, उसमें कुछ वस्तुएं और शामिल कर दिया जाए और उन्हें पूरा गिना जाए। जबकि घटाने का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं आपके पास हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं निकाल ली जाए तो जो शेष वस्तुएं बची तो वो कितनी है। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं के योग और अंतर को कर सकते हैं। लॉकडाउन सीरीज की ये दूसरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके ग्रुप में पुनः आज का होमवर्क जाएगा, जिसे हल करके आपको उसी ग्रुप में डाल देना है। यदि आपको कोई समस्या होती है तो भी आप उस ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।